एन साथियों नमस्कार, प्रेम से बोलिए जय मां सरस्वती। आने वाले बीपीएससी TR4 स्टेट सीटेट नेट JRF मध्य प्रदेश संगीत शिक्षक परीक्षा या रेलवे संगीत शिक्षक परीक्षा आने वाले सभी ऐसी परीक्षा जिसमें संगीत से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो बहुत लाभकारी होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, चतुष चतुष चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमा। ठीक है जी, यह श्लोक किसका विभाजन दर्शाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा श्रुति स्वर। आंसर क्या हो जाएगा जी? आंसर हो जाएगा ए। व्याख्या को पढ़िए, व्याख्या को पढ़िए। व्याख्या में लिखा गया है चतुष चतुष चतुश्चय षडज मध्यम पंचमा। देखिए, यह श्लोक श्रुति स्वर के विभाजन को दर्शाता है। इस श्लोक का अर्थ है कि षडज मध्यम और पंचम के चार चार श्रुति होती है। ठीक है जी, चार चार श्रुतियां होती हैं। निषाद और गंधार के दो दो श्रुतियां होती हैं। ऋषभ तथा धैवत की तीन तीन श्रुतियां होती है। तो टोटल मिलाकर आपको 22 श्रुति मिलती है। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। लिख रहा है कि शोध की वास्तविक प्रक्रिया शुरू करने से पहले आपको सबसे महत्वपूर्ण चरण क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा रूपरेखा तैयार करना। ठीक है जी, रूपरेखा तैयार करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, देखिए व्याख्या को पढ़िए। व्याख्या में लिखा गया है कि शोध की वास्तविक प्रक्रिया शुरू करने से पहले रूपरेखा तैयार करना महत्वपूर्ण है। शोध के लिए विषय का निर्वाचन हो जाने के पश्चात शोधार्थी को सर्वप्रथम रूपरेखा का निर्माण करना चाहिए। ठीक है जी, अगला सवाल इसमें लिखा जा रहा है कोमल नीनी पम गम रेसा। देखिए, स्वर समुदाय का प्रयोग किस राग में नहीं होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका काफी में नहीं होता है। ठीक है जी, जबकि मियाँ मल्हार में होता है और बहार में होता है, दरबारी में होता है। देखिए, इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं। व्याख्या में लिखा गया है नीनी पम गम रेसा, यह स्वर समुदाय काफी राग में नहीं लगता है। काफी अपने थाट, मतलब काफी राग जो काफी थाट से उत्पन्न होता है। जाति इसकी संपूर्ण वादी पंचम है, संवादी ऋषभ है। न्यास के स्वर पंचम, ऋषभ और षडज है। इसका गायन समय मध्य रात्रि है। इस राग को दक्षिण में खरहर प्रिया कहा जाता है। ठीक है जी, काफी राग को दक्षिण भारत में खरहर प्रिया कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है भूपाली में ऋषभ गंधार धैवत कोमल करने से किस अंग का राग बन जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका तोड़ी राग का। ठीक है जी, इसकी व्याख्या को पढ़ लीजिए। लिखा जा रहा है कि भूपाली में ऋषभ गंधार धैवत कोमल करने से तोड़ी अंग का राग बन जाता है। देखिए, तोड़ी जो राग है, तोड़ी थाट का राग है। जाति संपूर्ण वादी धैवत है और संवादी कोमल गंधार है। और न्यास के स्वर है कोमल गंधार धैवत। गायन समय इसका दिन का दूसरा पहर है। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। हीराबाई वडोदकर का संबंध किस घराने से है? हीराबाई वडोदकर का घराना बताइए। तो हीराबाई वडोदकर का घराना देखिए आपका है किराना घराना है। देखिए, हीराबाई वडोदकर किराना घराने से संबंधित है। इनका जन्म 1905 ईस्वी में हुआ था। किराना घराने के अन्य कलाकार अब्दुल करीम खां, अब्दुल वहीद खां, सवाई गंधर्व, गंगूबाई हंगल, भीमसेन जोशी, किशोरी अमोनकर, रोशन आरा बेगम। ठीक है जी, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है लोचन ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो लोचन ने, आप जानते ही हैं, राग तरंगिणी लिखे हैं लोचन ने। देखिए, इसमें लिखा जा रहा है लोचन ने राग तरंगिणी नामक ग्रंथ 15वीं शताब्दी में रची थी। इसमें प्राचीन राग रागनी को छोड़कर थाट पद्धति अपनाई गई है। इन्होंने 12 थाटों से 75 जन्य राग बताए हैं। लोचन ने 12 मुकाम पद्धति, 12 संस्थान पद्धति का निर्माण किया है। ठीक है जी, इसमें अगला सवाल देखिए। अगला सवाल लिखा रहा है, इसमें लिख रहा है कि निम्नलिखित में से किस समूह में गंधार और धैवत का प्रयोग आरोह में नहीं होता है? आरोह में नहीं होता है बताइए। तो गंधार और धैवत,
इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, देश और वृंदावनी। देश और वृंदावनी राग में गंधार और धैवत को आरोह में नहीं लगाते हैं, ठीक है जी। जैसे देखिए, गंधार और धैवत का प्रयोग देश वृंदावनी सारंग में नहीं किया जाता है, ठीक है जी। देश देखिए खमाज थाट से उत्पन्न है, वादी ऋषभ है, संवादी पंचम है, ठीक है जी। जाति इसकी ऑर्डर संपूर्ण है जी की। जाति क्या है? ऑर्डर संपूर्ण, मतलब आरोह में 5, अवरोह में 7। न्यास के स्वर है ऋषभ, पंचम और षडज। गायन समय इसका रात्रि का दूसरा प्रहर है। सम प्रकृति राग है तिलक का मोद, ठीक है जी। अगला सवाल से पहले इसी का व्याख्या देखिए। वृंदावनी सारंग काफी थाट से उत्पन्न है, वादी ऋषभ है, संवादी पंचम है, न्यास के स्वर है ऋषभ, पंचम और षडज, ठीक है जी। गायन समय इसका मध्याह्न। सम प्रकृति राग क्या है? तो सम प्रकृति राग इसका मिलेगा आपको सूरमल्हार, ठीक है जी। देखिए सवाल लिख रहा है, समानुपात तथा संतुलन किसके सिद्धांत है? तो सौंदर्य शास्त्र का। क्या जी? क्वेश्चन पूछ रहा है, समानुपात तथा संतुलन किसके सिद्धांत हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा समानुपात तथा संतुलन सौंदर्य शास्त्र के सिद्धांत हैं, ठीक है जी। अगला सवाल इसमें देख लीजिए, लिख रहा है इसमें कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही कूट चुनिए, ठीक है जी। तो आपको सही कूट चुनना है। तो सही कूट के लिए आपको देखना है, देखिए इधर आपको बीड़ा दिया गया है और इधर तारों की संख्या दिया गया है, ठीक है जी। तो देख लीजिए आप, यहाँ पे दिख दिया मत कोकिला बीड़ा में कितनी तार होती हैं? तो मत कोकिला बीड़ा में आपको मिलेगी ये है 21 तार, ठीक है जी। मत कोकिला बीड़ा में 21 तार। और उसके बाद आपको त्रितंत्री बीड़ा में मिलेगी, त्रितंत्री बीड़ा में आपको मिलने वाला है 3 तार, ठीक है जी। त्रि मतलब 3 तार, त्रि मतलब 3। देखिए घोसा बीड़ा में आपको तार मिलेगी, घोसा बीड़ा में 1 तार मिलेगा जी। और उसके बाद आपको विपंची बीड़ा में 9 तार, ठीक है जी। तो विपंची बीड़ा में 9 तार हो गया। और उसके बाद देखिए त्रितंत्री बीड़ा में 3 तार, और घोसा बीड़ा में आपको 1 तार मिलता है। और मत कोकिला बीड़ा में आपको कितना तार जी? 21 तार, ठीक है। तो याद रखिए इसको 3 4 2 1, 3 4 2 1, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें पूछा जा रहा है, पढ़ लीजिए इसकी व्याख्या। व्याख्या में लिख रहा है, मत कोकिला बीड़ा में 21 तार होते हैं, 21 तार। त्रितंत्री में 3 तार, और घोसा बीड़ा में 1 तार, विपंची बीड़ा में 9 तार होते हैं। देखिए भरत ने अपने ग्रंथ में कितने रसों का वर्णन किया है? तो 8 रसों का वर्णन किया भरत ने, ठीक है जी। अगला सवाल इसमें व्याख्या देख लीजिए। भरत ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में 8 रसों का उल्लेख किया है। पहला श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, ठीक है जी। तो यही 8 रस भरत ने अपने नाट्य शास्त्र में किया है, ठीक है। पंडित चतुरलाल किस वाद्य को बजाने में निपुण थे? तो पंडित चतुरलाल देखिए तबला बजाते थे। व्याख्या इसका पढ़ लीजिए। इसमें लिखा जा रहा है कि पंडित चतुरलाल तबला वाद्य को बजाने में निपुण थे। बांसुरी वादक रघुनाथ सेठ, पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया हैं। बीड़ा वादक कौन है? तो चिट्ठी बाबू, एस बालचंद्र, मिश्री सिंह, उमाराव खां। सितार वादक कौन है? इमदाद खां, रहीम सेन, शुभेंदु, अमीर खां, देखिए अमृत सेन, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें पूछा जा रहा है, अगला सवाल इसमें निम्नलिखित विद्याओं को प्रस्तुत करने का सही क्रम क्या है? देखिए तो सही उत्तर इसका हो जाएगा जी, पहले राग आलाप। पहले हम करते थे राग आलाप, उसके बाद रूपक आलाप, उसके बाद आलाप्ति, ठीक है जी। तो राग आलाप, रूपलाप और आलाप्ति। तो रारूआल कर लीजिए इसका ट्रिक। व्याख्या इसका पढ़िए। व्याख्या में लिख रहा है,
राग आलाप, रूपक आलाप और आलापती विद्याओं को प्रस्तुत करने का सही क्रम है। राग आलाप प्राचीन काल में किसी भी राग के शुद्ध स्वरूप को प्रकट करने के लिए जो स्वर विस्तार किया जाता है राग आलाप कहलाता है। देखिए, रूपक आलाप क्या है? प्राचीन अनिबद्ध आलाप के प्रकारों में से एक था, जिसमें प्रबंध के भागों की तरह अलग अलग खंड दिखाई देते थे, पर प्रबंधों के समान ताल व शब्द नहीं थे। उसे रूप कलाप कहते हैं। संभवतः यह वर्तमान जोड़ आलाप के समान रहा होगा। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में लिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक वाद्य यंत्र है? तो लोक वाद्य यंत्र कमायचा है। ठीक है जी। कमायचा, देखिए पढ़िए इसकी व्याख्या को। लिख रहा है, कमायचा लोक वाद्य के अंतर्गत आता है। कमायचा पश्चिम राजस्थान के मगनियार समुदाय द्वारा गज की सहायता से बजाई जाने वाली बीड़ा है। ठीक है जी, कमायचा। इसमें अगला सवाल पूछा जा रहा है, देखिए, राग पट्टदीप में निषाद को कोमल करने से कौन सा राग बनेगा? तो सही उत्तर हो जाएगा भीमपलासी। ठीक है जी। व्याख्या इसका पढ़िए। व्याख्या में लिख रहा है कि राग पट्टदीप में निषाद को कोमल करने से भीमपलासी राग बनता है। भीमपलासी काफी थाट का राग है। जाति ऑडो संपूर्ण है, वादी मध्यम है, संवादी षडज है, न्यास के स्वर है, षडज मध्यम पंचम। गायन समय दिन का तीसरा पहर है। संप्रकृति राग है, राग बागेश्वरी। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, रागिणी लोकगीत का संबंध किस प्रदेश से है? तो रागिणी, देखिए रागिणी जो लोकगीत है यह आपको मिलेगा गुजरात में। ठीक है जी, रागिणी। ठीक है। डांडिया भी आपको कहाँ मिलता है बताना कमेंट करके। सारंग देव ने प्रबंध के कितने अंगों की चर्चा की है? तो सही उत्तर हो जाएगा 6। सारंग देव ने प्रबंध के 6 अंगों का वर्णन किया है। 6 अंगों का वर्णन किया प्रबंध के। कौन? सारंग देव ने प्रबंध के 6 अंग माने हैं। कौन कौन? तो स्वर, विरुद्ध, पद, तेनक, पाठ, ताल। प्रबंध की 5 जातियां मानी है। कौन कौन? तो मेदिनी, आनंदिनी, दीपनी, वाणिनी, तरावली। प्रबंध के 4 धातु मानी गई है। तो 4 धातु कौन कौन है जी? तो उद्ग्राह, ध्रुव, मेलापक और अभोग। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए 17 नंबर लिख रहा है, इसमें निम्नलिखित को सुमेलित करना है आपको। तो सुमेलित करना है तो सही उत्तर क्या होगा जी? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2। देखिए यहाँ पे इसका 3, इसका 4, इसका 1, इसका 2। ठीक है, मिलाइए। तो अभोग क्या है? तो अभोग देखिए किसी गीत का चौथा पदखंड है। किसी गीत का चौथा पदखंड है। देखिए, त्रितंत्री। तो त्रितंत्री प्राचीन जाति का नाम। त्रितंत्री क्या है? प्राचीन जाति का नाम है। देखिए, घोसा बीड़ा। घोसा बीड़ा देखिए विपंची बीड़ा। तो 1 नंबर में घोसा बीड़ा क्या होगा जी? प्राचीन ताल क्रिया है घोसा बीड़ा। देखिए, विपंची बीड़ा क्या है? तो किसी राग का नाम है। विपंची बीड़ा किसी राग का नाम है। ठीक है जी। अगला सवाल इसमें आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, अगला सवाल क्या है? आभोग किसी गीत का चौथा पदखंड और सभी प्राचीन प्राचीन जाति का नाम है। अवाम, अवाप प्राचीन ताल प्रक्रिया। आनंदी किसी राग का नाम है। ठीक है जी। देखिए, प्रसन्न किसका नाम है? प्रसन्न किसका नाम है? तो अलंकार का। प्रसन्न किसका नाम है? अलंकार का। पढ़िए इसमें व्याख्या। प्रसन्न अलंकार का नाम है। अलंकार को पलटा भी कहा जाता है। स्वरों के निश्चित क्रम को अपनाकर उसका आरोह अवरोह करने को अलंकार कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रश्न जो है अलंकार का एक प्रकार है। देखिए, अगला सवाल इसमें, राग सुघराई किस अंग से संबंधित है? तो राग सुघराई कान्हड़ा अंग से संबंधित है। इसकी व्याख्या को पढ़िए। व्याख्या में लिख रहा है, राग सुघराई कान्हड़ा अंग से संबंधित है। कान्हड़ा अंग कोमल निषाद और पंचम संगीत की इस अंग की पहचान मानी जाती है। कान्हड़ा अंग का प्रमुख स्वर समूह कोमल निषाद प,
कोमल रे कोमल ग म रे सा। मल्हार अंग के प्रमुख राग हैं। इनका स्वर समूह रे म प नि प म नी ध नि सा है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। सही क्रम को चुनना है आपको, तो सही क्रम को आपको चुनना है, तो सही क्रम क्या हो जाएगा जी? बी में दयावती, रंजनी, रक्तिका, रौद्री। ठीक है जी। सही उत्तर इसका क्या होगा जी? बी, दयावती, उसके बाद रंजनी, उसके बाद रक्तिका, उसके बाद रौद्री। तो 20 का हो जाएगा आंसर, हो जाएगा बी। 20 का आंसर बी। व्याख्या इसका पढ़ लीजिए। व्याख्या लिख रहा है, ये श्रुति के प्रकार में से एक है। श्रुतियों की संख्या 22 मानी गई है। देखिए, दयावती, रंजनी, रक्तिका, रौद्री सही क्रम में है। 22 श्रुतियों का सही क्रम इस तरह: तीव्रा, कुमुद्धति, मंद्रा, छंदोवती, दयावती, रंजनी, रक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वज्रिका, प्रसारणी, प्रीत, मार्जनी, छिक्ति, रक्ता, संदीपनी, अलापिनी, देखिए मदंती, रोहिणी, रम्या, उग्रा, क्षोभिणी। ठीक है जी। तो ये हो गया आपका कितना जी? 22 श्रुतियों के नाम है। ठीक है जी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए। थैंक यू।